Assalamualaikum everyone, Dr. Rabia here, and we were discussing about the globular structure of a protein. कल हमने देखा था कि हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का हमने मेजर जो पढ़ा है वो स्ट्रक्चर वो पढ़ा था कि किस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से इनका फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आज हमने पढ़ना है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर एलोस्टेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो जो हमारे पास हमने ये देखा था कि हमारे पास जो मायोग्लोबिन है उसका स्टोरेज से रिलेटेड काम है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कराती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर दोनों का सेम था और फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक जो है वो स्टोरेज से ज़्यादा रिलेटेड है और एक ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। तो हाउ दिस वेरिएशन इज मेंटेन। ठीक है, यानी किस तरह से जो है ये मायोग्लोबिन स्टोर करेगी सिर्फ और सिर्फ, और किस तरह से हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगी। तो वो बेसिकली एलोस्टेरिक इफेक्ट है कि हमारे पास जो मायोग्लोबिन है वो दूसरे फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होती, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी और फैक्टर पे। ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है एट सम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाइंड करने के बाद उसने उसको स्टोर किए रखना है और तब रिलीज करना है जब टिश्यूज़ के अंदर, बेसिकली वो होती मसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर है, जहाँ जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या कोई हैवी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, या इन अदर वर्ड्स आपकी ऑक्सीजन की जो है वो डिप्लीशन हो विद इन द टिश्यूज़, तो फिर मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज करती है ऑक्सीजन को। इन अदर केस हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, यानी ऑक्सीजन को लंग्स से उठाएगी और बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ पे सप्लाई करेगी, ताकि वो जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो मेटाबॉलिकली अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। अच्छा जी, अब ये इसकी बाइंडिंग और लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन किन किन फैक्टर्स से जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट की जाती है, वो हम पढ़ेंगे एलोस्टेरिक इफेक्ट्स के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, pH ऑफ द एनवायरनमेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द क्या कहते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन को जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती है। अब किस तरह से करेंगे ये हमें भी आगे देखेंगे। हम इसको एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बोलते हैं। एलोस्टेरिक इफेक्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के एक साइट पे इंटरैक्ट करेंगे, इस इंटरैक्शन के रिजल्ट में जो है वो मतलब फैसिलिटेट किया जाएगा, या ये इंटरैक्शन जो है वो फैसिलिटेट करेगा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीम ग्रुप ऑन द अदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल के एक साइड पे जब इनमें से कोई सा भी फैक्टर जो है वो लगेगा, या कोई सा भी फैक्टर जो है वो मतलब अफेक्ट अपना शो करेगा, तो इस इंटरैक्शन के रिजल्ट में जो हमारे पास बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है वो हीम ग्रुप के साथ फैसिलिटेट की जाएगी। मायोग्लोबिन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब मायोग्लोबिन जो है इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एलोस्टेरिक इफेक्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है हीम ग्रुप यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमने कहा था कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर, एक सर्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है। कल हमने 26 mm ऑफ Hg पढ़ा था कि हमारे पास इस पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है विद दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हीम इंटरैक्शन हमने पढ़ा था कि जब एक दफ़ा पहली ऑक्सीजन जो है वो एक हीम ग्रुप के साथ लग जाएगी, तो ये मतलब बॉन्ड फैसिलिटेट करेगा, स्पीड अप कर देगा दूसरे हीम ग्रुप को कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करें। पहले ही लगनी मुश्किल है, बाद में जब एक लग गई तो फिर बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और उसने यही बताया कि हमारे पास जो लास्ट ऑक्सीजन बाउंड है उसकी अफिनिटी 300 टाइम्स ग्रेटर है दैन दैट ऑफ द अफिनिटी फॉर द फर्स्ट ऑक्सीजन बाउंड। जो पहली ऑक्सीजन थी उसकी अफिनिटी से 300 टाइम्स ज़्यादा अफिनिटी है आखिरी वाले ऑक्सीजन की। ये हमारे पास कोऑपरेटिव इंटरैक्शन है, ये हीम इंटरैक्शन है। नेक्स्ट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑक्सीजन। ठीक है, द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन अलाउज द हीमोग्लोबिन टू डिलीवर मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिवली स्मॉल चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, अब हम दो डिफरेंट साइड्स ले रहे हैं बॉडी की जहाँ पे माइनर डिफरेंस है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस माइनर डिफरेंस की वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो एबल हुई है टू रिलीज द ऑक्सीजन, टू डिलीवर द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। किस तरह से? क्या हमने कहा कि हमारे पास लंग्स जो हैं वो टिश्यू, बॉडी के वो टिश्यूज हैं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब इस हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट में ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी, यानी हीमोग्लोबिन जो होगी वो फुली सैचुरेटेड होगी, फुल लोडेड होगी ऑक्सीजन के साथ। जबकि दूसरे टिश्यूज़ के केस में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, उसके कम होने की वजह से हमारे पास उसकी जो है वो लोडिंग नहीं होगी ऑक्सीजन के साथ, अनलोडिंग जो होगी वो फेवर होगी और ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जहाँ पे ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी। वो टिश्यूज़ जहाँ पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन फेवर होगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाएगी फ्रॉम द टिश्यूज, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मॉइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो स्टीप जो स्लोप बनती है डिसोसिएशन कर्व में, वो हमारे पास बेसिकली क्या कर रही है, वो फेवर कर रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो टू द टिश्यूज फ्रॉम द साइड्स ऑफ हाई टू द साइड्स ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द स्टीप स्लोप ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ओवर द रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट अकर बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यूज परमिट्स hemoglobin to carry and deliver oxygen efficiently from the sites of high to the sites of low partial pressure of oxygen। ठीक है, यानी वो अब ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो डिसोसिएशन कर्व बनी है उसके डिफरेंट एरियाज में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो कम ज़्यादा होगी, और उस कम ज़्यादा के रिजल्ट में हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होगी वो एबल होगी कैरी करने की, डिलीवर करने की, मतलब कैपेबिलिटी रखेगी कि कहाँ से उसने उठाना है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ से वो ऑक्सीजन को कैरी करेगी, जबकि वो एरिया जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे वो ऑक्सीजन को डिलीवर करेगी, और इस तरह से हमारे पास एक स्टीप स्लोप बनेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइपरबोलिक कर्व देगी जैसे मायोग्लोबिन है, could not achieve the same degree of oxygen release within this range of partial pressure of oxygen। ठीक है, यानी वो इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की रेंज में या इस डिफरेंस का उस पर कोई असर नहीं होना, उसने जो है ना रिलीज नहीं करनी ऑक्सीजन, उसने स्टोर करनी है, और उसका स्टोरेज फंक्शन इसीलिए पॉसिबल है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंस से, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगी और फिर बस वही बाइंड ही रहेगी। ठीक है, इसी वजह से उसकी जो है वो मैक्सिमम अफिनिटी होती है फॉर द ऑक्सीजन थ्रू आउट दिस ऑक्सीजन प्रेशर रेंज एंड देयरफॉर वुड डिलीवर नो ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। द नेक्स्ट इज बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट ये कहता है कि हमारे पास पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट होता है टू द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। किस तरह से कि ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन जो है वो प्रमोट की जाएगी जब पीएच कम होगी या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज कराएंगे ऑक्सीजन को फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। किस तरह से? दोनों जो हैं वो ऑक्सीजन की अफिनिटी को कम कराएंगे, ये दोनों फैक्टर्स ऑक्सीजन अफिनिटी को कम कराएंगे और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे टू द राइट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यानी राइट पे जाने का मतलब ये है कि उसकी अनलोडिंग बढ़ाएंगे, उसकी टी फॉर्म को स्टेबलाइज करेंगे, उससे ऑक्सीजन ले लेंगे और उसको जो है वो किस में कर देंगे, टाइट फॉर्म में जो है वो स्टेबलाइज कर देंगे। दिस चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग इज कॉल्ड द बोहर्स इफेक्ट। इसका रिवर्स आप करते जाएं तो सबको उल्टा करते जाएं, सब चीज़ों को, यानी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा जब पीएच जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, आर फॉर्म होगी यानी ऑक्सी फॉर्म होगी हीमोग्लोबिन की, और रिलीज नहीं की जाएगी ऑक्सीजन फ्रॉम द टिश्यू हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब वो यही कह रहा है कि हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं जो कि पीएच को
ऑल्टर करेंगे, ठीक है। अब पीएच जो है वो क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम होगा। पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिवर्स है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेगी तो पीएच कम होगा। पीएच कम होगा तो हमारे पास जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ेगा। पीएच का और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का उल्टा इनवर्स रिलेशन है। कम पीएच ऑक्सी फॉर्म, ज़्यादा पीएच, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, पीएच कम तो फिर हमारे पास क्या होगी, डिसोसिएशन कर्व होगी, यानी डीऑक्सी फॉर्म होगी। हाइड्रोजन इसका रिवर्स करेंगे तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जी, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैपिलरीज ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज इज हायर दैन द ऑब्जर्व्ड इन द अल्वियोलर टिश्यूज वेयर एज द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन टू द एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। वो ये बता रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज में ज़्यादा होगा जब उसको हमने कंपेयर किया विद दैट ऑफ द अल्वियोलर कैपिलरीज। इस तरह से यानी ये दोनों फैक्टर्स जो हैं फिर क्या करेंगे, ये फैक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन ले लेंगे हीमोग्लोबिन से और जो है वो कर्व को या इक्विलिब्रियम को, डिसोसिएशन कर्व को हम शिफ्ट कर देंगे टू द राइट। अच्छा जी, अब क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, वो अपने आयंस में जो है वो चला जाएगा बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो है वो कंसंट्रेशन पीएच को ऑल्टर करेंगे और पीएच की ऑल्टरेशन जो होगी वो फेवर करेगी डीऑक्सीजनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन की। The hydrogen ions produced by the pair of reactions contribute to the lowering of the pH, यानी ये सारे फैक्टर्स, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगी। इस पीएच के डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होगा, लोडिंग और अनलोडिंग फेवर होगी। लंग्स के केस में पीएच हायर है तो हायर क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है ऑक्सीजनेशन को, डिक्रीज कर रही है डीऑक्सीजनेशन को, यानी फुली सैचुरेटेड होगी, फुली लोडेड होगी हीमोग्लोबिन। जबकि वो एरियाज जहाँ पे पीएच कम होगी वहाँ पे अनलोडिंग फेवरेबल होगी, यानी जो टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन को ले लेंगे हीमोग्लोबिन से। सो द ऑक्सीजन अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स द स्मॉल शिफ्ट इन पीएच बिटवीन द लंग्स ऑफ द लंग्स एंड द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग टिश्यूज मेकिंग हीमोग्लोबिन मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो माइनर चेंज है बिटवीन द पीएच, ये हमें अलाउ करता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टर है ऑक्सीजन की। द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ बोहर्स इफेक्ट। वो क्या कहता है कि हमारे पास बोहर इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर अफिनिटी फॉर द प्रोटॉन्स दैन डज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमें पता है हीमोग्लोबिन की दो फॉर्म हो सकती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, टी फॉर्म या आर फॉर्म, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसकी अफिनिटी कम होती है प्रोटॉन के लिए, जबकि डीऑक्सी फॉर्म जो है हीमोग्लोबिन की उसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है प्रोटॉन के लिए। किस तरह से होता है कि ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, लंग्स के थ्रू, ठीक है, वो टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट की जाएगी फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, और उस एरोबिक फिर रेस्पिरेशन के जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, वहाँ पे पड़े हुए वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। फिर यही हीमोग्लोबिन जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी और उनको वापस लंग्स तक लेके जाएगी। ट्रांसपोर्ट के हमारे दो मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड के, फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। एक तो कार्बोनिक ये आयन की फॉर्म में जाएगी और एक कार्बोमेट के फॉर्म में जाएगी, वो हम अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब उसने ये बताया कि हमारे पास प्रोटॉन की एफिनिटी जो है वो डीऑक्सी फॉर्म में ज़्यादा है, ऑक्सी फॉर्म में कम है। अब ये किस तरह से है कि दिस इज कॉज्ड बाय आयोनाइजेबल ग्रुप्स सच एज स्पेसिफिक हिस्टिडीन साइड चेन्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये क्या करेगी, ये जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसका जो है ना वो मतलब आयोनाइज कर देगी उसको। जब आयंस बन जाएंगे तो आयनिक लिंकेज बनेंगे बिटवीन द इन द
मॉलिक्यूल ऑफ अ हीमोग्लोबिन, और जब मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, सॉल्ट ब्रिजेस बन जाएंगे, तो जो क्या कहते हैं फॉर्म होगी ऑक्सी फॉर्म, वो वाली होगी जिसमें उसकी एफिनिटी कम होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, यानी क्या हुआ कि प्रोटॉन्स डीऑक्सी फॉर्म में प्रोटॉन्स की एफिनिटी ज़्यादा होगी, इस तरह से एफिनिटी ज़्यादा होगी कि आयंस जो होंगे, जो पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, उसके आयंस बन जाएंगे, आयंस बनने के रिजल्ट में आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, वो आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो उस फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को फेवर करेंगे जो कि लो एफिनिटी रखती है, और इस तरह से हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कराई जाएगी फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस तरह से ये उसने डायग्राम, ये उसने रिएक्शन बता दिया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी और हमारे पास ये प्रोनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाएगी। इंक्रीज इन प्रोटॉन या फिर लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो शिफ्ट करेगी इक्विलिब्रियम को टू द राइट, यानी फेवर करेगी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को, वेयर एज इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, यानी वो क्या फेवर करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। और इसी तरह से हमारे पास वही बात जो हमने पीछे ऑक्सीजनेशन यानी हीम इंटरेक्शन में पढ़ी थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कराता है, इसी तरह से हमारे पास प्रोटॉन्स किस तरह से ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन करा रहे हैं। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ 2,3-BPG मॉलिक्यूल। ठीक है, 2,3-BPG मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर है ऑफ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन। ये एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का, ग्लाइकोलाइसिस का एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। अब ये किस तरह से होगा कि हमारे पास ये जो 2,3-BPG मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देता है हीमोग्लोबिन की। किस तरह से कम करेगा, बेसिकली ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी को कम करेंगे। जब ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी और इस तरह से हमारे पास अनलोडिंग होगी ऑक्सीजन की। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक ही काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह से कोई किसी तरह से। अब 2,3-BPG मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो बाइंड करेगा विद दैट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के जो है वो बीटा चेन्स, 2 ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इसकी बॉन्डेज के रिजल्ट में ये जब बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड के रिजल्ट में ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलीज कर दी जाएगी और जो फॉर्म आएगी वो टी कन्फर्मेशन फॉर्म होगी ऑफ द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये उसने रिएक्शन बता दिया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन 2,3-BPG के साथ जो है वो बाइंड करेगा और हीमोग्लोबिन 2,3-BPG मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अब बाइंडिंग किस तरह से होगी कि हमारे पास 2,3-BPG मॉलिक्यूल जो है बाइंड करता है पॉकेट के साथ, दैट पॉकेट इज फॉर्म्ड बाय द 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स इन द सेंटर ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन टेट्रामर। सेंटर में जो हमारे पास चेन बनी थी, ठीक है, उस चेन के जो अमाइनो एसिड्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे, वो नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंकेज बना देंगे। इस लिंकेज के रिजल्ट में हमारे पास अफिनिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है तो 2,3-BPG मॉलिक्यूल एसेंशियल है ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो सके। ठीक है, अगर ये नहीं होता किसी भी केस में तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई सा भी ऐसा रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स कैन रिजल्ट इन हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स with abnormally high oxygen affinity that may be compensated by increased RBC production। अब इस तरह से हुआ कि हमारे पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हुआ। ठीक है, ये चेंज्ड अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन वेरिएशन आनी शुरू हुई। ये जो वेरिएंट हीमोग्लोबिन है इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होगी। अब जब ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज़्यादा है तो मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए है, तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 2,3-BPG मॉलिक्यूल हो। जब 2,3-BPG मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। द नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कि हमारे पास जो 2,3-BPG मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हाई एफिनिटी हैज़ बिन रिमूव्ड
hemoglobin from which the 2,3 BPG has been removed has a high affinity for the hemoglobin। यानी वो हीमोग्लोबिन जिसके पास 2,3 BPG मॉलिक्यूल नहीं है उसके पास उस हीमोग्लोबिन की अफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए हाई होगी, जबकि हमें ऑक्सीजन अफिनिटी कम करानी है ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो सके। तो फिर हमें 2,3 BPG मॉलिक्यूल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अब वो यही बता रहा है कि अगर हमने शिफ्ट कराना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को टू द राइट तो हमें 2,3 BPG मॉलिक्यूल रिक्वायर है, ये बात लिखी हुई है। द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स ऑफ 2,3 BPG लेवल्स टू द क्रॉनिक हाइपोक्सिया और एनीमिया, कि ऐसी कंडीशंस जो एनीमिक हैं या क्रॉनिक हाइपोक्सिक हैं उसमें 2,3 BPG का क्या रिस्पॉन्स होगा। अभी हमें पता चला कि हमें 2,3 BPG मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है ताकि हम ऑक्सीजन को रिलीज करा सके फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जबकि अभी हम जो देख रहे हैं कंडीशन वो एनीमिक है या क्रॉनिक हाइपोक्सिक है। एनीमिक वो जिसमें आरबीसी कम होगा तो इट मीन्स 2,3 BPG मॉलिक्यूल कम होगा। क्रॉनिक हाइपोक्सिक केस यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में हम मतलब क्या रोल होगा 2,3 BPG का, यहाँ पे लिखा हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 BPG इन द आरबीसी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक हाइपोक्सिक और क्रॉनिक हाइपोक्सिक कंडीशंस, ठीक है। यानी जो 2,3 BPG मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाएगा इन केस ऑफ क्रॉनिक हाइपोक्सिक। अच्छा जी, इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ 2,3 BPG आर ऑल्सो एलिवेटेड इन, यानी आरबीसी भी बढ़ेंगे और विद इन द आरबीसी 2,3 BPG मॉलिक्यूल का लेवल भी बढ़ेगा ताकि आपका ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाए फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन और बॉडी की ऑक्सीजन नीड को जो है वो फुलफिल किया जा सके। अच्छा जी, आगे सारा वही लिखा हुआ। द रोल ऑफ 2,3 BPG इन ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड। 2,3 BPG molecule is essential for the normal oxygen transport function of the hemoglobin. However, the storing blood in the currently available media results in decrease in 2,3 BPG molecule. वो ये कह रहा है कि जो हम स्टोर्ड ब्लड लेते हैं, जो ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर किया हुआ होता है, उस स्टोर्ड ब्लड के अंदर 2,3 BPG मॉलिक्यूल जो है वो कम हो जाता है। सो इट डिस्प्लेस एबनॉर्मल हाई ऑक्सीजन एफिनिटी। ये क्या है, 2,3 BPG मॉलिक्यूल कम हो गया, स्टोर्ड ब्लड के अंदर कम हो गया, तो इट मीन्स ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो गई। ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा हो गई तो वो रिलीज़ करने के बजाय उसको अपने साथ जोड़े रखेगा, और जब वो जोड़े रखेगा तो इट मीन्स ऑक्सीजन नहीं दे रहा तो इट मीन्स ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही बॉडी की। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट इन 2,3 BPG acts as an oxygen trap rather than the oxygen transport system. So transfused RBCs are able to restore their depleted supply of 2,3 BPG in 6 to 24 hours, ठीक है। तो जो RBCs जिनके पास 2,3 BPG मॉलिक्यूल कम था, they are able to restore their level of 2,3 BPG within 6 to 24 hours. However, the severely ill patients may be compromised if transfused with the large quantities of such 2,3 BPG stripped blood, ठीक है। जो severely ill patients होंगे वो compromise करेंगे, they may be compromised if transfused with the large quantities of 2,3 stripped blood. The maximum storage time for the RBC has been doubled, ठीक है। यानी इस RBC के स्टोरेज टाइम को हम डबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन, फॉस्फेट, हेक्सोस शुगर कंसंट्रेशन एंड एडिंग द एडिनिन। ये वो फैक्टर्स हैं जिससे हम ब्लड के स्टोरेज का टाइम बढ़ा सकते हैं। However, the content of 2,3 BPG was not greatly improved in the long term by these changes, कि हम 2,3 BPG के लेवल को इन चेंजेस के थ्रू लॉन्ग टर्म वे में इम्प्रूव नहीं कर सकते। ATP जो है वो प्रोडक्शन वाज इंक्रीज एंड इम्प्रूव द RBC सर्वाइवल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी और RBC का सर्वाइवल जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। दीज आर सम ऑफ द कर्व्स ऑफ 2,3 BPG मॉलिक्यूल। ये जो ब्लैक वन है ये स्ट्रिप्ड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू वन नॉर्मल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड वन जो है वो हमारे पास उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे रहने का मतलब ये है कि उनका क्या होगा, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, और वो लोग रेड भी ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम है, तो RBC की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी उन्हें।
आरबीसी उनमें ज़्यादा होता है इसलिए वो रेड होते हैं। अच्छा जी, द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है, वो हाइड्रेट की जाती है और ट्रांसपोर्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ये भी हम पीछे देख कर आए हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारे पास कार्बामेट की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ की जाती है। कार्बामेट की फॉर्म में इस तरह से रिलीज़ की जाती है कि वो जो है जो एन टर्मिनल पे पड़े हुए अमाइनो ग्रुप के साथ जो है वो बाइंड कर जाएगी और इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट की जाएगी। यहाँ पे रिएक्शन उसने शो किया हुआ हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिवर्सिबल रिएक्शन। हीमोग्लोबिन बाइंड करके विद द अमाइनो टर्मिनल ऑफ द चेन और हाइड्रोजन आयन जो है उसने रिलीज कर दिया। इस बाइंडिंग के रिजल्ट में हमारे पास टी फॉर्म स्टेबलाइज होगी, यानी डीऑक्सी फॉर्म बनेगी हीमोग्लोबिन की। और जब डीऑक्सी फॉर्म बनी तो इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन अफिनिटी कम हो जाएगी और जो शिफ्ट होगा वो राइट होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड रिलीज इन द ब्लड। लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टूट जाती है, इस लिंकेज से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चली जाती है और वहाँ से रिलीज कर दी जाती है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, बॉडी से बाहर। देन द बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टाइटली बाइंड करती है लेकिन रिवर्सिबल बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है 4 हीम साइट्स में से किसी भी एक के साथ, तो हीमोग्लोबिन जो है वो शिफ्ट करेगी टू द आर, ठीक है, यानी आर फॉर्म में चली जाएगी और बाकी हीम साइट्स को जो है वो एक्टिवेट कर देगी कि वो किससे बाइंड करें, ऑक्सीजन को। और इस तरह से ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होगी वो शिफ्ट करेगी टू द लेफ्ट और चेंज कर देगी नॉर्मल सिग्मॉइड शेप को टुवर्ड्स द हाइपरबोलिक। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीम के साथ लग जाएगी तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन को जो है वो मतलब ऑक्सीजनेशन ज़्यादा कराएगी, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन जो है उसको बढ़ाएगी। जब ऑक्सीजन बाइंडिंग हो रही है तो इट मीन्स जो कर्व है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो लेफ्ट साइड पे आ रही है, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो रही है। और जो कर्व है वो स्टीप से सिग्मॉइड से कहाँ जा रही है, हाइपरबोलिक जा रही है। सो द अफेक्टेड हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू रिलीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। अब क्या हो रही है कि टिश्यूज से ऑक्सीजन ले ली गई है और उसको सप्लाई नहीं की जा रही। उसके बाद उसने एफिनिटी बताई है कि 200 टाइम्स ग्रेटर है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सो अ माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एन एनवायरनमेंट कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिक कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। माइनर कंसंट्रेशन, क्योंकि उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो उसकी माइनर कंसंट्रेशन भी जो है वो हमारे पास डिवास्टेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अच्छा जी, अब उसने बताया कि इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ टोबैको स्मोकर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी अपीयर्स टू रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया एंड डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड मीडिएटेड डैमेज एट द सेलुलर लेवल। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंड हो गई है और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। वो किस वजह से होगा, या तो टिश्यू हाइपोक्सिक की वजह से होगा या फिर डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अटैच हो गई है और उसने सेलुलर लेवल पर डैमेज शुरू कर दिया। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, 100% ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर। इससे क्या होगा कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाइंड की थी विद द हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन वो लिबरेट कर जाएगी हीम ग्रुप को। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दीज आर ऑल कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन। उसके बाद उसने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का जो है वो बताया कि ये हमारे पास एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है। ये टेकअप और रिलीज की जाती है फ्रॉम द आरबीसी, सो मॉड्यूलेटिंग द NO अवेलेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग द वेसल डायमीटर। ठीक है, जब NO बाइंड करेगी तो जो वेसल है उसका डायमीटर जो होगा वो ऑल्टर होगा। द नेक्स्ट इज माइनर हीमोग्लोबिन। हमारे पास जो मेजर हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन हमारे पास एक क्लास है हीम कंटेनिंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। इसके अंदर हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स आएंगी। अभी तक जो हमने पढ़ी वो हीमोग्लोबिन A पढ़ी थी, जो मोस्ट अबंडेंट टाइप है हीमोग्लोबिन की इन द बॉडी। इसके अलावा हमारे पास कुछ माइनर हीमोग्लोबिन्स भी होती हैं जो कि कम क्वांटिटी में या ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ होती हैं बॉडी के अंदर।
कौन कौन सी हैं? फीटल हीमोग्लोबिन, उसकी एग्जांपल जो है हीमोग्लोबिन A2, इसके अलावा हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C, ठीक है, वो तब बनेगी जब आपका जो हीमोग्लोबिन A है वो कोवेलेंटली लिंक कर जाएगा विद दैट ऑफ द हेक्सोस शुगर। अब हम फीटल हीमोग्लोबिन पढ़ लेते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल टेट्रामर है। इसके 2 चेन्स होंगे, 2 अल्फा चेन्स होंगे और 2 गैमा चेन्स होंगे। जो अल्फा चेन्स होंगे वो सिमिलर टू अल्फा चेन्स होंगे जो कि HBA के थे। गैमा चेन्स जो होंगे वो आर द मेंबर्स ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली। ये अभी जीन फैमिली जो है वो हम पढ़ेंगे। जो बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली है वो बेसिकली क्या होगी, वो जीन की फैमिली होगी जिसने बीटा ग्लोबिन चेन्स को जो है वो मैसेज सेव किया हुआ है। द नेक्स्ट इज HB सिंथेसिस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्री नेटल लाइफ, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ के पहले मंथ में जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बनेगी? कंपोज्ड ऑफ 2 जीटा लाइक चेन्स एंड 2 बीटा एप्सिलॉन चेन्स, ठीक है, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द एम्ब्रियोनिक यॉक सैक। 2 चेन्स बनेंगी फर्स्ट मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ में। 2 जीटा चेन्स होंगी और 2 एप्सिलॉन चेन्स होंगी जो कि सिंथेसाइज की जाएंगी बाय द एम्ब्रियोनिक यॉक सैक। जबकि 5th मंथ में हमारे पास क्या होगी, साइट चेंज होगी, यानी पहले लीवर पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बोन मैरो पे जाएगा। साइट ऑफ सिंथेसिस चेंज हो रही है। हीमोग्लोबिन F जो है वो मेजर हीमोग्लोबिन है जो कि फीटस और न्यूबॉर्न के अंदर होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन इन RBC ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द फीटल लाइफ। यानी 60% जो है वो टोटल हीमोग्लोबिन का HbF वाला होगा जो कि न्यूबॉर्न या एट द ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ द फीटल लाइफ में पड़ा हुआ होगा। अच्छा जी, HbA सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है बोन मैरो के अंदर अबाउट द 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ग्रेजुअली रिप्लेसेस द HbF। ह्यूमन एडल्ट्स के अंदर लेस देन 1% ऑफ HbF जो होता है वो पड़ा हुआ होता है और वो जिन RBCs के अंदर पड़ा हुआ होगा उसको हम F सेल्स बोलेंगे। किस तरह से अब बाइंडिंग जो है वो 2,3-BPG की अफेक्ट करेगी टू द HbF के अंदर, क्योंकि हमारे पास बीटा चेन्स नहीं है तो जो 2,3-BPG है वो इस तरह से बाइंड नहीं करेगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सीजन एफिनिटी चेंज नहीं होगी, तो इट मीन्स उसकी मतलब डिसोसिएशन जो होगी वो अफेक्ट होगी। यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है कि HbF हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द HbA, सो ओनली वीक बाइंडिंग विद द 2,3-BPG। और जब वीक बाइंडिंग होगी तो रिड्यूस कर देगी अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। सो वीकर इंटरेक्शन बिटवीन द 2,3-BPG एंड HbF रिजल्ट्स इन द हायर ऑक्सीजन अफिनिटी फॉर HbF। अच्छा जी, हायर ऑक्सीजन अफिनिटी ऑफ HbF facilitates the transfer of oxygen from the maternal circulation across the placenta to the RBC of the fetus। जब हायर अफिनिटी होगी ऑक्सीजन की तो वो फैसिलिटेट करेगी कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन से कहाँ जाए, टू द फीटस ऑफ RBC ऑफ द फीटस। ये हमारे पास कुछ चेन्स हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर कौन कौन सी चेन्स हैं उसका टेबल बना हुआ है और वो कितना % ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर रही हैं वो। द नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन A2। ये माइनर कंपोनेंट है एडल्ट हीमोग्लोबिन का। पहले जो है ये मतलब इसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस थी वो शॉर्टली आफ्टर द बर्थ थी और इसका जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 2% है और इसके अंदर 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स हैं और 2 गैमा ग्लोबिन चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन A1C की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है HbA की, जिसके अंदर हमारे पास इट इज़ स्लोली एंड नॉन एंजाइमेटिकली ग्लाइकोसाइलेटेड, यानी HbA के साथ क्या हो जाएगा, हेक्सोस शुगर जो है वो बाइंड कर जाएगी, कोवेलेंटली लिंकेज हो जाएगा। किस पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा? डायबिटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो अपने 120 डेज के लाइफ स्पैन में जो है वो क्या होती है, हैज़ द कॉन्टेक्ट विद द हायर ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से होगा कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं
एन टर्मिनल वेलिन है बीटा ग्लोबुलिन चेन का, वो लिंकेज बनाएगा विद दैट ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। और इस तरह से HbA जो है वो किस में चली जाएगी, HbA1c में। ये हमारे पास है, ये नॉर्मल HbA है, ठीक है। ये इसके जो बीटा चेन की वेलिन है उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो किसके साथ लिंकेज बनाएगा, कोवेलेंट लिंकेज बनाएगा विद दैट ऑफ द ग्लूकोज। ये हमारे पास नीचे आ गई कि बीटा चेन का वेलिन जो है अमाइनो एसिड, उसका अमाइनो ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये हमारे पास HbA किस में चलेगी, HbA1c में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबिन चेन्स। अब हमें पता है कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो जीन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अल्फा जीन फैमिली वो वाली जीन फैमिली है जो कि कौन सा मैसेज स्टोर किया हुआ है, अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स का, ठीक है। और द अल्फा जीन क्लस्टर ऑन द क्रोमोसोम 16 कंटेन्स 2 genes for the alpha globin chains. It also contains the zeta gene that is expressed early in the development as an alpha globulin like component HB. उसने क्या कहा कि हमारे पास अल्फा जीन क्लस्टर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे 2 जीन्स हैं जो कि अल्फा ग्लोबिन चेन को का मैसेज रखती हैं, ठीक है। और ग्लोबिन जीन फैमिलीज ऑल्सो कंटेन द ग्लोबिन लाइक जीन्स दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड, देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस द ग्लोबिन चेन्स एंड आर कॉल्ड द सीडो जीन्स। ये वो जीन्स हैं ग्लोबिन जीन्स की फैमिली के अंदर, कुछ ऐसी ग्लोबिन लाइक जीन्स हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं करती अपने मैसेज को, उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्लोबिन चेन को बनाने में यूज़ नहीं होता, और इसको हम सीडो जीन्स बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ जो है वो मैकेनिज्म है जिससे मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है दिखाया हुआ, जहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो रही है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हो रही है। बीटा चेन पढ़ लेते हैं। बीटा चेन हमारे पास वो ग्लोबुलिन चेन है जो कि मतलब बीटा जीन फैमिली वो जीन वो वाली जीन्स रखती है जो कि बीटा ग्लोबुलिन चेन बनाएगी, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास बीटा क्या कहते हैं ग्लोबुलिन चेन लाइक प्रोटीन्स भी होंगी, ठीक है। एडिशनल बीटा ग्लोबिन लाइक जीन्स भी होंगी जो कि मतलब बीटा चेन जैसी चेन्स बनाएंगी। स्टेप्स इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। अब हमें पता है कि किस तरह से डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है इनटू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है ताकि वो एक्सपोर्ट किया जाए टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म में वो जो मॉडिफिकेशन हुई हुई होती है उसको मतलब ख़त्म करके मैसेंजर आरएनए को एक्सपोज किया जाता है, और उसको एक्सपोज करने के बाद उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो लगाए जाते हैं, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के बाद जो है वो अगर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होनी है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तो वो होती है, और साथ साथ उसका जो है वो जो स्ट्रक्चर गेन करना होता है प्रोटीन ने वो गेन करती है, और अपना फंक्शनल एबिलिटी जो है वो गेन करके फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। इसमें उसने सबसे पहले बताया कि हमारे पास जो ग्लोबुलिन चेन है उसकी एक्सप्रेशन होगी इन द न्यूक्लियस ऑफ आरबीसी प्रिकर्सर। आरबीसी प्रिकर्सर के न्यूक्लियस के अंदर जीन एक्सप्रेस होगी, जहाँ पे डीएनए जो है वो किस में ट्रांसक्राइब किया जाएगा इनटू द मैसेंजर आरएनए। नाउ दिस प्रोड्यूस्ड मैसेंजर आरएनए जो है वो यूज़ करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। इस फंक्शन से पहले जो है वो हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है, यानी हमने देखा कि 2 नॉन कोडिंग स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए होती हैं दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए प्रीकर्सर सीक्वेंस एंड द रिमेनिंग 3 फ्रेगमेंट्स ज्वाइंड इन अ लीनियर मैनर, ठीक है। यानी जो मॉडिफिकेशन मैंने भी आपको बताया था कि न्यूक्लियस से क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में बाहर आने के लिए, क्योंकि वो खुद मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए रिएक्शन हो सकता है रास्ते में कहीं पे भी, तो उस रिएक्शन को की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए मॉडिफिकेशन की जाती है मैसेंजर आरएनए में, ताकि उसका ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया जहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होनी है, जो मॉडिफिकेशन की जाती है उसको दोबारा रिवर्स किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। और इस तरह से मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करता रहेगा, और उसके रेलेवेंट अमाइनो एसिड आते रहेंगे, सीक्वेंस में लगते रहेंगे, और ग्लोबिन चेन बन जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट
ग्लोब्यूलर प्रोटीन की हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। आपको जो बात नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।